एक ऐसा देश जहां हर एक चीज़ में विविधता पाई जाती है। खाने पीने से लेकर बोलने और संस्कृति तक हर चीज़ में अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि हिंदी, जो भारत की सबसे आम भाषा है, उसे बोलने में भी लोगों के लहजे में बहुत भिन्नता पाई जाती है। जब कोई बिहारी हिंदी बोलता है, जब कोई दक्षिण भारतीय हिंदी बोलता है, या फिर जब उत्तर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हिंदी बोलते हैं, तो लहजे में काफ़ी फर्क साफ नजर आता है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। कहने का मतलब है कि भारत एक बहुत विशाल देश है जहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है। और अगर आप करीब 10 से 12 किलोमीटर चलेंगे तो लोगों की भाषा या बोली में फ़र्क नज़र आता है। यह अपने आप में बहुत अद्भुत बात है कि इतनी विविधता होने के बावजूद भी यह देश एक साथ खड़ा है। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहनावा, खान पान और संस्कृति बदल जाती है। इस वीडियो की शुरुआत में एक कहानी से करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल के बच्चे से मिला जिसे हिंदी की परीक्षा में एक निबंध लिखना था। वह बच्चा मुझसे पूछता है कि हम म्यूजिक और सैटरडे को हिंदी में क्या कहते हैं और इसे लिखते कैसे हैं। पहले तो मैं ये सुनकर चौंक गया कि 8वीं कक्षा का बच्चा जिसे म्यूजिक और सैटरडे का हिंदी में मतलब नहीं पता, सही मायने में उसे मुझसे संगीत और शनिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पूछना चाहिए था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि आजकल की पीढ़ी को अपनी रीजनल भाषा बोलने में शर्म महसूस होती है, और यही एक कारण है कि भारतीय भाषाओं की स्थिति अब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। विविधता होने की वजह से भारत में इतनी रीजनल भाषा है, और विविधता होने की वजह से ही इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है जो शायद भारत देश को विकसित भारत बनने में अहम भूमिका निभा सकती थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की, जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्ति की कगार पर है। भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है, जहां अलग अलग क्षेत्रों, समुदायों और संस्कृति में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की इस भाषाई विविधता को समझने के लिए अलग अलग सर्वे और रिपोर्ट्स हैं जिनसे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि भारत में 780 भाषाएं बोली जाती हैं। इस सर्वे में बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषाओं के साथ साथ छोटी आदिवासी समुदायों और कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं भी शामिल हैं। इस सर्वे का मकसद भारत की भाषाई धरोहर को बचाना है, जिसमें बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। यह सर्वे हमें बताता है कि भारत की भाषाओं की दुनिया कितनी समृद्ध और गहरी है, और यूनेस्को का मानना है कि भारत में 1369 भाषाएं हो सकती हैं। इसमें कई ऐसी भाषाएं शामिल हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, यानी उन्हें बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। भारत के कुछ हिस्सों में छोटे समुदाय ऐसी भाषाएं बोलते हैं जो ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं, और कई बार इनका डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता। अगर जल्द ध्यान न दिया गया तो ये भाषाएं कुछ ही पीढ़ियों में समाप्त हो सकती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 भाषाएं ऐसी हैं जो 10,000 या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। यह आंकड़ा सिर्फ उन भाषाओं को दिखाता है जो बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं, और इसमें उन भाषाओं को शामिल नहीं किया गया जिन्हें कम लोग बोलते हैं। इस जनगणना का मकसद भारत में ज़्यादा प्रचलित भाषाओं की जानकारी देना है, लेकिन यह सभी भाषाओं को नहीं दिखाता, खासकर छोटी या लुप्तप्राय भाषाओं को। भारत की भाषाएं न केवल भारत बल्कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ज़्यादातर देशों में बोली जाती हैं, जैसे भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। हिंदी, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, वो लिंग्वा फ्रैंका की तरह यूज़ की जाती है। लिंग्वा फ्रैंका उन भाषाओं को कहते हैं जिनका यूज़ उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनको एक दूसरे की भाषा नहीं आती, तो अक्सर वे कम्युनिकेशन के तौर पर एक कॉमन भाषा का यूज़ करते हैं, और इन्हीं कॉमन भाषाओं को लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो व्यक्ति, जिसमें से एक पंजाबी और दूसरा बंगाली है, और दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती, तब मान लो कि अगर वे लोग हिंदी या इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो हिंदी या इंग्लिश एक लिंग्वा फ्रैंका कहलाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई भाषा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कश्मीरी, तीसरे पर मैतेई, जिसे मणिपुरी भी कहते हैं, और चौथे स्थान पर गुजराती भाषा आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सैकड़ों भाषाओं का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराएं हैं, जिनमें से कई अलग अलग भाषा परिवारों से जुड़ी हुई हैं, जैसे इंडो यूरोपियन, द्रविड़, एस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बती बर्मन। प्रत्येक भाषा उस समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर, इतिहास और परंपराओं का भंडार है जो इसे बोलता है।
आइए इन भाषाओं के ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं। इंडो यूरोपियन भाषाओं में हिंदी, बांग्ला, मराठी और गुजराती जैसी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाएं आती हैं। ये भाषाएं कई यूरोपीय भाषाओं के साथ एक सामान्य मूल साझा करती हैं, जो प्राचीन प्रवास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाती हैं। इन भाषाओं का सीधा संबंध यूरोपीय भाषाओं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन से है, क्योंकि ये भाषाएं भी इंडो यूरोपियन समूह से आती हैं, जिससे भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू और गुजराती आती हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले ज़्यादातर नॉर्दर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया से आते हैं। द्रविड़ भाषाई समूह में दक्षिणी भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम शामिल है। इन भाषाओं की अनगिनत शास्त्रीय परंपराएं हैं, जिसमें तमिल साहित्य 2000 वर्षों से अधिक पुराना है। इन भाषाओं को बोलने वाले ज़्यादातर सदर्न इंडिया से आते हैं। एस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं मध्य और पूर्वी भारत में जनजातीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं जैसे संथाली और मुंडारी एस्ट्रो एशियाटिक परिवार का हिस्सा हैं। इन भाषाओं का स्वर और व्याकरण की संरचना अलग है और ये भाषाएं आदिवासी लोगों की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। इन भाषाओं को बोलने वाले ज़्यादातर सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया से आते हैं। तिब्बती बर्मन भाषाएं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाने वाली भाषाएं जैसे मणिपुरी, बोडो और नागा भाषाएं तिब्बती बर्मन भाषाई समूह से संबंधित है। यह क्षेत्र की जातीय और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है और जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इन भाषाओं को बोलने वाले लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और हिमालयन रीजन से आते हैं। जो आखिरी ग्रुप बचा है, इस ग्रुप की भाषाएं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों द्वारा बोली जाती हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडमान के निकट एक द्वीप जिसका नाम सेंटिनल आइलैंड है, वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं ये पूरी तरह अज्ञात है। अगर आप सेंटिनल आइलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी हाल ही की वीडियो को देखें, जिसमें हमने सेंटिनल आइलैंड के बारे में विस्तार से बात की है। प्रत्येक भाषा में कहानियाँ, गीत, रीति रिवाज और एक जीवन शैली शामिल होती है जो सदियों में विकसित हुई है। त्योहार, समारोह, लोक कथाएं और मौखिक परंपराएं अक्सर भाषा विशिष्ट होती हैं, जो भारत के सांस्कृतिक मोज़ेक को समृद्ध करती हैं। इन सभी ग्रुप की भाषाओं को पीछे धकेलते हुए एक भाषा जो कि भारत की न होने के बावजूद भी भारत के लोगों द्वारा अच्छी तादाद में यूज़ की जाती है। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद इंग्लिश पूरे भारत के लोगों पर थोप दी गई। विडंबना देखिए, अंग्रेजों के चले जाने के बाद अब भारतीयों द्वारा भारतीयों पर ही ये भाषा थोपी जा रही है। इंग्लिश बोलना भारत में एक हाई क्लास के स्टैंडर्ड को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 12.9 करोड़ भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं, जिनमें से 2,59,678 भारतीय अंग्रेजी को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं। इसके अनुसार लगभग 8 करोड़ भारतीयों ने अंग्रेजी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में और लगभग 5 करोड़ लोगों ने इसे अपनी तीसरी भाषा के रूप में यूज़ किया। इस प्रकार अंग्रेजी भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई और अब यह स्कूल, कॉलेजेस और बहुत से सरकारी दफ्तरों में मुख्य भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत की भाषाएं सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि अलग अलग समुदायों की पहचान, इतिहास और परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। हर भाषा अपने साथ लोक कथाएं, गीत, रीति रिवाज और प्रथाएं लेकर आती है, जो इसके बोलने वालों के जीवन के अनूठे तरीके को दर्शाती है। उदाहरण के लिए तमिल, बंगाली और मराठी जैसी भाषाओं का समृद्ध साहित्य है जो सदियों पुराना है। तमिल साहित्य अपने प्राचीन संगम काव्य के साथ शुरुआती द्रविड़ संस्कृति की झलक दिखाता है। बंगाली साहित्य ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को जन्म दिया, जिनके कार्य बंगाल की दार्शनिक और सांस्कृतिक भावना को दर्शाते हैं। इसी तरह मराठी साहित्य में भक्ति आंदोलन की कविताएं शामिल हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र के आध्यात्मिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया है। साहित्य के अलावा भारत की भाषाएं भोजन की प्रथाओं से लेकर पारंपरिक परिधान तक हर चीज को प्रभावित करती हैं। राजस्थान में मारवाड़ी भाषा सांस्कृतिक प्रथाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें घूमर जैसे लोक नृत्य और नीली मिट्टी के बर्तन जैसे पारंपरिक शिल्प शामिल हैं। 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 343 के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी को दर्जा मिला। फिर 1963 के कानून के तहत अंग्रेजी का इस्तेमाल हिंदी के साथ अनिश्चित काल तक जारी रखने की अनुमति दी, जब तक कि कोई कानून इसे बदल न दे। मगर भारतीय संविधान भारत की हर भाषा का एक समान सम्मान करता है, जिसके तहत भारत देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को विशेष मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार ने मलयालम, उड़िया, कन्नड़, संस्कृत, तमिल और तेलुगु भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है, जो इनकी समृद्ध विरासत और स्वतंत्रता को दर्शाता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी इस देश की मुख्य भाषा है, लेकिन हम नॉर्थ इंडियन ये भूल जाते हैं कि हिंदी इकलौती मुख्य भाषा नहीं है और इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। जहां वे लोग जो नॉर्थ में रहते हैं या हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वे लोग मानते हैं कि हिंदी को भारत की नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। वहीं दूसरी ओर जो नॉन हिंदी स्पीकर हैं, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के अलावा कोई और भाषा है जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम या उड़िया, वे इसका विरोध करते हैं। उनका मानना है कि उनकी भाषा हिंदी से भी काफ़ी पुरानी है और उनकी भाषा एक सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखती है। वैसे भारत के ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भलीभांति ज्ञात है कि इंग्लिश लैंग्वेज में रोजगार के माध्यम ज़्यादा हैं। वैसे हम भारतीयों को भारत की किसी भी भाषा से परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी साउथ इंडियन या जो हिंदी भाषा नहीं बोलते और आप उनकी हिंदी की प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, तो आप ऐसा सोचिए कि आपको तमिल भाषा लिखने या बोलने को कहा जाए या आपको प्रोत्साहित किया जाए, तो आप में से ज़्यादातर का तर्क होगा कि जब हम हिंदी और इंग्लिश भाषा, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, वो भाषा हमें पहले से आती है, तो हम कोई और नई भाषा क्यों बोलें या सीखें। यही सेम तर्क साउथ इंडियन लोगों द्वारा दिया जाता है। हमें किसी भाषा से नफरत नहीं करनी चाहिए और समझना चाहिए कि भारत देश की नेशनल लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए, और ये सिर्फ तब कामयाब है जब भारत में रोजगार इंग्लिश की बजाय हिंदी या किसी अन्य भाषा के आधार पर मिलने लगेगा। तमिलनाडु के लोगों का मानना है कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है और वहाँ के लोग इसका विरोध अर्ली 20th सेंचुरी से करते आ रहे हैं। हिंदी के विरोध में सबसे पहला आंदोलन 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी कर रहे थे, उनके द्वारा लागू किए गए एक नियम जिसमें मद्रास के स्कूल्स में हिंदी भाषा के कंपलसरी टीचिंग के विरोध में हुआ। विरोध करने वालों में पेरियार, ईवी रामास्वामी और अपोजिशन पार्टी शामिल थीं। ये आंदोलन 3 साल तक चला, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 1198 लोगों को जेल हुई, जिसके तहत 1939 में तत्कालीन सरकार ने इस्तीफा दिया और गवर्नर लॉर्ड एर्स्किन ने 1940 में मैंडेटरी हिंदी एजुकेशन के नियम को वापस ले लिया। और फिर भारत के यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद होने के बाद भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान गणराज्य के लिए आधिकारिक भाषा के चयन का मुद्दा जोरदार बहस का विषय बन गया। लंबी और विभाजनकारी बहस के बाद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया और इंग्लिश को 15 वर्ष के लिए सहायक भाषा के रूप में जारी रखा। 26 जनवरी 1950 को नए संविधान के लागू होने के बाद गैर हिंदी भाषी राज्यों ने 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के केंद्र के प्रयासों का विरोध किया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने हिंदी के विरोध का नेतृत्व किया। उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में आधिकारिक भाषा नियम लागू किया, ताकि 1965 के बाद भी इंग्लिश का उपयोग जारी रहे। फिर भी तमिलनाडु की जनता को आशंका थी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद जो भी सरकार में आएगा वह इस आश्वासन को नहीं मानेगा। 26 जनवरी 1965 के करीब आते ही मद्रास में हिंदी विरोधी आंदोलन ने गति पकड़ ली। इसमें कॉलेज के छात्रों का सहयोग मिला और 25 जनवरी को आंदोलनकारी और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के बीच मामूली सी झड़प मदुरई में पूरी तरह दंगे में बदल गई, जिसके चलते 70 लोगों की मौत हो गई। इस स्थिति को शांत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आश्वासन दिया कि जब तक गैर हिंदी राज्य चाहेंगी, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जारी रहेगी, जिसके बाद दंगे थम गए। इसके बाद 1968 से 1986 के बीच थोड़े बहुत आंदोलन हुए और अभी तक छोटे छोटे आंदोलन द्वारा हिंदी का विरोध जताया जाता है। भाषा देश की अर्थव्यवस्था और इनोवेशन क्षमता को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ नेटिव लैंग्वेज ऑफ इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बताती है कि जो देश अपनी स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं, वे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अनुभव करते हैं, जबकि लैंग्वेज डेवलपमेंट को इग्नोर करने वाले देशों को सीखने और इनोवेशन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस स्टडी का सुझाव है कि स्थानीय भाषाओं को उपयोग देश की जीडीपी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। जो देश अपनी स्थानीय भाषाओं में निवेश करते हैं वे आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और जो देश अपनी स्थानीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन्होंने आर्थिक प्रदर्शन में सुधार देखा है। उदाहरण के लिए सिंगापुर ने अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषाओं का उपयोग कर अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी
और साथ ही वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच बनाई। लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरियाई जैसे देशों ने अपनी स्थानीय भाषाओं को शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में जोड़ रखा है, जिससे उनकी आर्थिक सफलता में योगदान मिला है। इसके विपरीत कई अफ्रीकी देशों ने अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी औपनिवेशिक भाषाओं पर निर्भरता जारी रखी, जो स्थानीय इनोवेशन को रोकती है और आर्थिक संभावनाओं को सीमित करती है। एग्जाम्पल के तौर पर घाना देश की स्थिति से समझ सकते हैं। घाना की आर्थिक दशा भाषा नीति के प्रभाव को दर्शाती है। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में अच्छी जीडीपी होने के बावजूद अंग्रेजी पर एकमात्र माध्यम के रूप में निर्भरता के कारण देश को खराब एजुकेशनल रिजल्ट और सीमित इनोवेशन का सामना करना पड़ा है। और अब स्थानीय भाषाओं की ओर बदलाव संभावित रूप से इस कंडीशन को उलट सकता है, जिससे घाना की स्थिति एक मजबूत देश के रूप में बन सकती है। मैसूर स्थित भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान CIIL के पूर्व निदेशक DG राव ने बताया कि भारतीय भाषाओं को उचित ध्यान और देखभाल नहीं मिला है और पिछले 50 वर्षों में देश ने 220 से अधिक भाषाएं खो दी हैं। इस भाषाई विविधता के बावजूद भारत की कई भाषाएं विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। यूनेस्को के खतरे में पड़ी विश्व की भाषाओं के एटलस के अनुसार भारत में 197 भाषाएं संकटग्रस्त हैं। इस गिरावट के कारण कई हैं, जिनमें वैश्वीकरण, शहरीकरण और शिक्षा और मीडिया में अंग्रेजी जैसी अधिक बोली जाने वाली भाषाओं का प्रभुत्व शामिल है। उदाहरण के लिए कर्नाटक राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बोली जाने वाली तुलु भाषा, जो लगभग 2 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है, कन्नड़ राज्य की आधिकारिक भाषा और अंग्रेजी के प्रति प्राथमिकता के कारण खो रही है। तुलु की अपने आप में मौखिक परंपरा है और यह अपने अनूठे लोक रंगमंच का रूप यक्षगान के लिए जानी जाती है। यक्षगान, जो कि दक्षिण भारत का एक पारंपरिक नृत्य नाटक है, यह कर्नाटक के तटीय जिलों और केरल के कासरगोड जिले में लोकप्रिय है। हालांकि बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए युवा पीढ़ियां तेजी से कन्नड़ और अंग्रेजी की ओर रुख कर रही हैं, जिससे दैनिक जीवन में तुलु के उपयोग में कमी आ रही है। इसी प्रकार अहोम भाषा, जो कभी असम की राज्य भाषा थी, अब ये विलुप्ति के कगार पर है और इसे बहुत कम बोलने वाले लोग बचे हैं। अहोम समुदाय ने बड़े पैमाने पर असमिया को अपना लिया है, जिससे उस भाषाई विरासत का नुकसान हो गया है, जिसमें कभी ऐतिहासिक इतिहास और पवित्र ग्रंथ शामिल थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्वदेशी भाषाएं विलुप्ति के कगार पर हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट अंडमानी भाषाएं, जिनमें कभी 10 विशिष्ट भाषाएं थीं, अब कुछ ही बोलने वाले लोगों तक सीमित है, जो एक मिली जुली भाषा बोलते हैं, जिसे ग्रेट अंडमानी कहा जाता है। यह गिरावट कॉलोनियलिज्म, बीमारी और विस्थापन सहित ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम है, जिन्होंने ग्रेट अंडमानी लोगों की जनसंख्या को काफी हद तक कम कर दिया है। इन संकटग्रस्त भाषाओं को डॉक्यूमेंटेशन, शिक्षा और सामुदायिक पहलों के माध्यम से पुनर्जीवित और संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि निरंतर और समर्पित प्रयासों के बिना इनमें से कई भाषाएं विलुप्त हो सकती हैं और अपने साथ सांस्कृतिक ज्ञान और विरासत का खजाना लेकर जा सकती हैं। आइए जानते हैं कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं विलुप्ति के कगार पर हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि भाषाएं विलुप्ति के कगार तक पहुंचती कैसे हैं। भारत में भाषाओं के लुप्त होने का एक प्रमुख कारण यह है कि युवा पीढ़ियां अपनी पूर्वजों की भाषाएं नहीं सीख रही हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आजकल के माता पिता का मानना है कि प्रमुख भाषाएं जैसे हिंदी या अंग्रेजी उनके बच्चों के लिए एक बेहतर एकेडमिक और व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगी। इसके चलते उनके घर में ही इन प्रमुख भाषाओं का प्रयोग बढ़ जाता है और बच्चे अपनी मूल भाषाएं सीखने और बोलने से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए कई युवा परिवारों में जहां माता पिता बंगाली, मराठी या पंजाबी बोलते हैं, वे अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं, जिससे उनकी मूल भाषा की जानकारी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। शहरीकरण और बेहतर अवसरों के लिए तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवास भी भाषाओं के लुप्त होने का एक बड़ा कारण है। जब लोग अपने मूल क्षेत्रों को छोड़कर शहरों में बसते हैं, तो वे वहाँ की प्रमुख भाषा को अपनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वे वहाँ की मुख्य धारा में आसानी से घुल मिल सकें और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं के बोलने वाले जब दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में बसते हैं, तो वे हिंदी या अंग्रेजी को प्राथमिकता देने लगते हैं। इससे उनकी मूल भाषाएं धीरे धीरे उपयोग में कम आती हैं और अंततः विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। मीडिया और शिक्षा प्रणाली में प्रमुख भाषाओं को प्राथमिकता भी क्षेत्रीय भाषाओं के लुप्त होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत में अधिकांश स्कूल और यूनिवर्सिटीज में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता है, जिससे छात्रों को अपनी मूल भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर कम मिलते हैं।
इसके अलावा टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमुख भाषाओं का ही अधिक प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए टेलीविजन के अधिकांश लोकप्रिय कार्यक्रम हिंदी या अंग्रेजी में होते हैं, जिससे उन भाषाओं के बोलने वाले दर्शकों को अपनी भाषा में मूवीज या शोज देखने का अवसर नहीं मिलता। इससे वे अपनी भाषा के प्रति रुचि और ज्ञान दोनों ही खो देते हैं। इन सभी कारणों का प्रभाव यह होता है कि भाषाएं धीरे धीरे बोलने वालों की कमी के कारण विलुप्त हो जाती हैं। इन्हें पुनर्जीवित करने और संरक्षित रखने के लिए शिक्षा प्रणाली और मीडिया में सुधार की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्रीय भाषाओं को भी उचित महत्व और अवसर मिल सके। दुनिया में 7000 जीवित भाषाएं हैं और लगभग 3000 को खतरे में माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में कुल भाषाओं का लगभग आधा हिस्सा खतरे में है। भारत में 192 भाषाएं हैं जो संकटग्रस्त हैं। आइए उनमें से कुछ इंडेंजर्ड भाषाओं की बात करते हैं। तोड़ा लोग एक छोटे से चरवाहा आदिवासी समुदाय के रूप में दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। तोड़ा लोग पारंपरिक रूप से मुंड नामक बस्तियों में रहते हैं और इनके घर आधे बैरल के आकार में बने होते हैं। जहाँ वे पालतू भैंसों को पालते हैं, उनका मुख्य आर्थिक आधार भैंस और उनके दूध से बने उत्पाद होते हैं, जिनका वे नीलगिरी पहाड़ियों के अन्य समुदायों के साथ व्यापार करते हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार टोडा लोगों की जनसंख्या 812 बताई जाती है। दुग्ध उत्पादों से जुड़े सारे कार्य पुरुष ही करते हैं और महिलाओं को डेयरी घरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। पहले खाना बनाना पुरुषों का कार्य होता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर आ गई है। महिलाएं बच्चों की देखभाल, पानी लाने और जंगल से जलावन इकट्ठा करने का काम करती हैं। दूध दोहना, मथना आदि कार्य पुरुषों के होते हैं। टोडा समाज में एक समय पर भ्रातृक बहुपति प्रथा प्रचलित थी, जिसमें एक महिला परिवार के सभी भाइयों से विवाह करती थी। ऐसे विवाह से पैदा हुए सभी बच्चों को सबसे बड़े भाई की संतान माना जाता था। कोडवा, जिसे कुर्गी भी कहते हैं, कर्नाटक के कुर्ग जिले में बोली जाती है। करीब 2 लाख लोग कोडवा बोलते हैं, लेकिन यह संख्या घटती जा रही है। कोडवा लोग अपने योद्धा परंपराओं, कॉफी के बागानों और रंग बिरंगे त्योहारों जैसे पुथारी के लिए प्रसिद्ध है। यह भाषा भी सेम द्रविड़ीय ग्रुप से आती है। यहाँ रहने वाले लोगों को कोडागू कहा जाता है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार कोडागू लोगों की संख्या 1,13,857 के आसपास थी। यहाँ पर कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। माझी भाषा, जो सिक्किम के जोड़ेठांग जिले में बोली जाती थी, इसे बोलने वाले मात्र एक व्यक्ति थे, जिनका निधन 2016 में हो गया। उनकी मृत्यु के साथ न केवल इस भाषा की मृत्यु हुई, बल्कि पहाड़ी समुदायों का सदियों पुराना इतिहास और संस्कृति भी समाप्त हो गई। इसी तरह पूर्वी भारत की महिली भाषा, अरुणाचल प्रदेश की कोरो, गुजरात की सिधी और असम की डिमासा भी विलुप्ति का सामना कर रही है। हाल ही में यूनेस्को ने असुर, विरहूर और कोरवा को दुनिया की खतरे में पड़ी भाषाओं की सूची में डाला है, जिसमें विरहूर को गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है, जिसके बोलने वालों की संख्या सिर्फ 2000 है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाषा के विलुप्त होने से क्या ही फर्क पड़ता है, लोग कम्युनिकेशन तो कर ही रहे हैं, फिर चाहे कोई भी भाषा हो। ऐसे कुछ सवालों का जवाब ये पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। जब एक भाषा मर जाती है तो इसके साथ ही उसमें बची हुई सांस्कृतिक धरोहर भी समाप्त हो जाती है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियाँ, गीत और परंपराएं जो उस भाषा के माध्यम से जीवित थीं, वो खो जाती हैं। उदाहरण के लिए मौखिक कथाएं, मिथक और किंवदंतियां अक्सर मूल भाषा में सुरक्षित रहती हैं। ये समुदाय के इतिहास, नैतिक मूल्य और सबक को समेटे होती हैं। भाषा के खत्म होने का मतलब है कि ये कहानियां भी समाप्त हो जाती हैं, जिससे पहचान, ऐतिहासिक निरंतरता कमजोर हो जाती है। ये गीत, लोरियां, काम के गीत और समारोहिक मंत्र हो सकते हैं, जो दैनिक गतिविधियों और विशेष अवसरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा के खत्म होने से गीत गाए नहीं जा सकते या समझे नहीं जा सकते, जिससे सांस्कृतिक मौन हो सकता है। अनुष्ठान और समारोह अक्सर मूल भाषा में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अलौकिक सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल होती हैं। इन परंपराओं में त्योहार, विवाह समारोह और जीवन के महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं, जो भाषा से गहराई से जुड़े होते हैं। जब भाषा खो जाती है तो इन परंपराओं का महत्व और सूक्ष्मता भी समाप्त हो जाती है। हर भाषा अपने बोलने वाले को एक अनोखा दृष्टिकोण देती है, जिससे वे विश्व को देखते और समझते हैं। भाषा के खोने से यह दुनिया को देखने का नजरिया समाप्त हो जाता है। भाषाई विविधता को संरक्षित करना मानव संस्कृति और ज्ञान की समृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और किसी भी भाषा को विलुप्ति से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जरा इस पर नजर डालते हैं। गवर्नमेंट द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में
इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस का डॉक्यूमेंटेशन आता है, जिसमें SPPEL स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस एक बड़ी भूमिका निभाता है। SPPEL भारत की एक योजना है जो देश की लुप्तप्राय भाषाओं के दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए काम करती है। इस संगठन ने अहोम और सेमा जैसी भाषाओं पर कई योजनाएं शुरू की हैं। इस संस्था का कार्य मुख्य रूप से 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसका सबसे पहला काम है SPPEL क्षेत्रों में जाकर जानकारी एकत्रित करता है जहां ये इंडेंजर्ड भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें समुदायों से मिलना और मूल वक्ताओं के साथ बातचीत करना शामिल है। SPPEL एक महत्वपूर्ण गतिविधि शब्दकोश बनाता है। इन भाषाओं की शब्दावली इकट्ठा करके SPPEL कॉम्प्रिहेंशन लिंग्विस्टिक रिसोर्स तैयार करता है जो इनके संरक्षण और अध्ययन में मदद कर सकते हैं। सही डॉक्यूमेंटेशन के लिए SPPEL मूल वक्ताओं की बातों को रिकॉर्ड करता है। ये रिकॉर्डिंग इन भाषाओं के उच्चारण, स्वर और बारीकियों को कैद करने में इम्पोर्टेंट साबित होती हैं, जो केवल लिखित रूप में नहीं पाई जा सकती। शब्दकोशों के अलावा SPPEL ग्रामर गाइड, एजुकेशनल मटेरियल्स और डेटाबेस जैसे अन्य भाषाई संसाधन भी विकसित करता है। ये संसाधन एकेडमिक रिसर्च और समुदाय द्वारा भाषा पुनर्जीवित करने के प्रयासों में सहायक होते हैं। कुल मिलाकर SPPEL का काम लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के साथ सीधे बातचीत, सटीक डॉक्यूमेंटेशन और शैक्षिक एवं भाषाई उपकरणों का निर्माण शामिल है, ताकि भारत की इंडेंजर्ड भाषाओं को सुरक्षित और संरक्षित करके उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। ये तो बातें हुई सरकारी योजनाओं की, जिनके द्वारा भाषाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मगर एक आम इंसान अपने स्तर पर क्या कर सकता है जिससे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बचाया जा सके? पहला काम जो हम कर सकते हैं, हम अपने घर और दोस्तों के बीच क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल करें। बच्चों को अपनी मूल भाषा सिखाएं। इससे ये भाषाएं जीवित रहेंगी और अगली पीढ़ी तक पहुंचेंगी। और जहां आप रहते हैं वहां का नाम अपनी पारंपरिक भाषा में यूज़ करना शुरू कर दें। अपने क्षेत्र में होने वाले भाषा त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से आप अपनी भाषा और संस्कृति को करीब से समझ पाएंगे और उसका समर्थन कर पाएंगे। अपनी रीजनल भाषा में कुछ अभिवादन के शब्द भी सीख लें। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की मदद से अपनी भाषा की कहानियों, गीतों और परंपराओं को रिकॉर्ड करें और इसे शेयर करें। इससे न सिर्फ आपकी भाषा सुरक्षित रहेगी, बल्कि दुनिया भर में इसे लोग जान सकेंगे। ये कदम सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इन 3 बिंदुओं के जरिए आप अपनी मातृभाषा को बचा सकते हैं। माना कि आज के इस आधुनिक युग में अंग्रेजी या किसी प्रमुख भाषा का बोलबाला है, जिसमें रोजगार के अपार अवसर मिलते हैं, लेकिन आपकी मातृभाषा आपका इतिहास बयां करती है। क्योंकि अगर आपकी भाषा का विनाश हुआ तो आपका और आपकी पीढ़ियों के इतिहास का विनाश हो जाएगा।